हाँ जी, मोहन रजा खान साहब ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੱਚੇ। जी सर, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कोई और स्टूडेंट नहीं आया? कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा एक ही आप ही आए, कोई और तो नहीं आया अभी तक। जी सर, मैंने कनेक्ट कर ली थी क्लास, आपका भी जैसे मैसेज आया। हेलो सर। जी जी हाँ जी। सर आपकी ईद कैसी गुजरी है? जी ठीक गुजर गई। आपको आ रही है आवाज मेरी? सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुनैद साहब कहाँ तक पढ़ा था आप बताएंगे? लास्ट लेक्चर। सर मैं लास्ट लेक्चर में था नहीं। जो था वो बता दें। एक मिनट सर। पर्सनल राइट्स आपने पढ़ लिए हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? नहीं सर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़े। यार पढ़ लिए हैं मेरे ख्याल में। सर शायद इस लेक्चर में मैं नहीं था, शायद उसमें पढ़ लिया, लेकिन जिस लेक्चर में चलो मैं था तो कोई उसमें स्टूडेंट तो बताए, दूसरा कोई स्टूडेंट को बता दे, पढ़े हैं तुम्हें? एक मिनट सर मैं ना बेटा ना, उधर चले जाओ, इधर आ चलो। ना करो ना बेटा ना।
लो बताएं भाई। सर इसके अंदर जौन सा आपने लास्ट टाइम जहां तक मैंने पढ़ा था आपके साथ, तो उसके अंदर जौन सा आपने राइट्स वगैरह पढ़ाए थे, राइट्स रिलेटिंग टू जुडिशियल प्रोसेस, पढ़ लिया जुडिशियल पर्सनल प्रोसेस? राइट्स। जी सर, वो पढ़ लिया था। क्या है जुडिशियल प्रोसेस में, क्या पढ़ा था? सर उसके अंदर आपने जो सा बताया था कि मतलब कि द सिक्स्थ अमेंडमेंट प्रोवाइड ए राइट टू स्पीड एंड पब्लिक हियरिंग, उसके बाद सेकंड पे बताया था द सेम अमेंडमेंट प्रोवाइड्स एन अक्यूज फॉर एन क्रिमिनल ऑफेंस ए राइट दैट, इस तरह के सर आपने पॉइंट्स बताए थे। और उसके अंदर राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी था, और उसके अंदर आपने अमेंडमेंट का बताया था, फिक्स अमेंडमेंट जो सी थी उसने क्या प्रोवाइड किया था। नहीं ये वो सब तो चीजें फिर, हमने। अच्छा वो अगर आपने पढ़ लिए हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि पर्सनल राइट्स हमने नहीं पढ़े? पर्सनल राइट्स तो इससे पहले हैं। सर वो मेरा मिस हो गया होगा ना फिर। हम्म, पर्सनल राइट्स वाला मेरा मिस हो गया होगा ना, लेकिन ये जो सा है ये मेरे जो सा रजिस्टर पर है, ये इंदिराज है इसका। अच्छा इसको मतलब डिटेल में देखते हैं। Rights relating to judicial process. The first right provided regarding judicial process is in Sixth Amendment that provides speedy and public hearing of this case. What is Sixth Amendment जो है उसको हम जरा डिटेल में अभी डिस्कस कर लेते हैं। Right to a fair trial in all criminal prosecutions. The accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of acquisition, to be confronted with the witnesses against him, to have compulsory process for to be confronted with the witnesses against him, to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense. तो इसको आप राइट टू फेयर ट्रायल भी कह सकते हैं कि
ये है रिगार्डिंग जुडिशियल प्रोसेस, द राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इन अमेंडमेंट नंबर 6। तो फेयर ट्रायल जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसकी क्या कंडीशन होगी। पर्सन accused of crime must have a prompt public trial by an open court, या कह लें open minded jury. The requirement for a speedy and public trial grew out of the fact that some political trials in England had been delayed for years and then were held in secret. Accused individuals must be informed of the charges against them and must be allowed to meet the witnesses against them face to face. Otherwise, innocent person may be punished if a court allows the testimony of unknown witnesses to be used as evidence. This amendment guarantees that individuals on trial can face and cross-examine those who have accused them. They may be able to show that their accusers lied or made a mistake. Finally, a accused person must have a lawyer to defend them if they want one. If a criminal defendant is unable to afford a lawyer, the Supreme Court has held that one must be appointed to represent the accused individual. The right to fair trial is provided in Amendment number 5 in Constitution of USA. The same right of fair trial is provided to Pakistani citizens in Article 10A of Constitution of Pakistan. फेयर ट्रायल के अंदर क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो इन ऑल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial। यानी जो भी अक्यूज पर्सन है, जिसके खिलाफ एक्विजिशन है, जिसके खिलाफ कोई इल्जाम है, उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज है, तो उसका ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो अमेंडमेंट नंबर 6 में ये बताया गया है कि वो उसको स्पीडी ट्रायल दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि वो साल हर साल जेल के अंदर पड़ा रहे और उसका जब ट्रायल कंक्लूड हो तो उसको बरी कर दिया जाए। या इस तरह भी नहीं हो सकता कि उसको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल उसको 7 ईयर की पनिशमेंट अवार्ड की जाए और ट्रायल जो है उसको कंप्लीट होने में 14 साल लग जाए, कि वो 14 साल जेल में रहा और यहाँ की सजा उसको हुई है 7 साल या उसको बरी कर दिया गया। तो इस चीज़ का फिर कौन हिसाब देगा जो उसके 7 साल 8 साल एक्स्ट्रा, यानी 7 साल एक्स्ट्रा जेल में गुजर गए इन केस ऑफ 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, या 14 साल उसके जेल के अंदर गुजर गए बिना वजह इन केस ऑफ अक्यूटल एग्जाम्पल। तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ये है राइट सिटीजन का। और ट्रायल होना चाहिए पब्लिक, यानी जूरी के सामने, ओपन जूरी के सामने पब्लिक होगा, सीक्रेट ट्रायल नहीं होगा। इंग्लैंड के अंदर ये प्रैक्टिस रही है कि जो पॉलिटिकल नेचर के जो केसेस होते थे उनके ट्रायल जो है वो सीक्रेट भी होते थे और साल हर साल चलते थे। किसी को ये बात पता नहीं चलती थी कि अक्यूज जो पर्सन जिसके खिलाफ मुकदमा जा रहा है उसको वकील करने की सहूलत दी गई है कि उसने जो उसके खिलाफ गवाहान पेश किए गए हैं उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया है या नहीं किया गया। तो यानी जो फेयर ट्रायल के इंग्रेडिएंट्स हैं क्या वो उनको फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया, ये सीक्रेट ट्रायल्स के अंदर पता नहीं चलता। तो ये अमेंडमेंट नंबर 6 के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है कि ये ट्रायल जो है स्पीडी होगा और
पब्लिक ट्रायल होगा by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law। यानी कि जिस स्टेट के अंदर या जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम कमिट किया जाएगा उसी स्टेट या उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन माइंडेड ज्यूरी जो है वो ट्रायल कंडक्ट करेगी अगेंस्ट दैट accused person and that trial must be speedy। और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर किसी मिस्टर ए ने जो है थाना सिविल लाइन लाहौर की हदूद के अंदर कोई क्राइम कमिट किया है तो उसका मुकदमा जो है सिविल लाइन लाहौर के अंदर ही दर्ज किया जाएगा, थाना सिविल लाइन लाहौर। और ट्रायल जो है वो उसका जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा सिविल लाइन का उसकी कोर्ट के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह यूएसए के अंदर अगर किसी से सिटीजन ने किसी एक स्टेट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम कमिट किया, फॉर एग्जाम्पल उसने न्यूयॉर्क में क्राइम कमिट किया है तो उसका ट्रायल भी न्यूयॉर्क के अंदर ही ज्यूरी कंडक्ट करेगी। उसको न्यू जर्सी की ज्यूरी जो है उसका ट्रायल नहीं कर सकती। उसके बाद and to be informed of the nature and cause of the acquisition। जो उसके खिलाफ जो इल्जामात लगे हैं एक्विजिशन है वो उसको बताया जाना, उसका ये राइट है कि उसको बताया जाए कि आपके खिलाफ ये इल्जाम है कि आपने फलां बंदे का मर्डर किया या फलां की आपने टांग काट दिया या फलां के साथ आपने फ्रॉड किया है। जो भी उसके खिलाफ इल्जाम है उसको बताया जाएगा, यानी जो उसके खिलाफ चार्जेस हैं वो उसको बताए जाए। टू बी कन्फ्रंटेड विद द विटनेसेस अगेंस्ट हिम, यानी उसके खिलाफ जो कोर्ट के अंदर या ज्यूरी के सामने जो उसके खिलाफ विटनेसेस आए हैं, जो कंप्लेनेंट विटनेसेस लेके आया है, गवाह लेके आया है, जो अक्यूज पर्सन के खिलाफ गवाही देंगे तो उनको कन्फ्रंट करने के लिए उसको जो है फैसिलिटी दी जाएगी कि आप इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करें। आप इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछें जिसकी बुनियाद पर सच और झूठ जो है वो सामने आए। इट मीन्स द अक्यूज्ड पर्सन shall have right in a trial to cross examine the witnesses produced in a court or jury against him। अच्छा, उसके बाद है टू हैव कंपल्सरी प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग विटनेसेस इन हिज फेवर। तो अगर वो अपनी फेवर के अंदर कोई विटनेसेस लेके आना चाहता है तो कंपल्सरी प्रोसेस यानी जो है जरूरी तौर पर उनको लाया जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए वाज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग मिस्टर बी at 12 p.m. On 3rd August 2020 in GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो मिस्टर ए के खिलाफ इल्जाम है कि 3 अगस्त 2020 को उसने मिस्टर बी को जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर मर्डर किया। तो जो मिस्टर बी जो है जिसका मर्डर हुआ है उसके जो रिश्तेदार हैं वो जब केस दर्ज करवाएंगे तो वो अपने जो है विटनेसेस वो पेश करेंगे कोर्ट के अंदर, जो आगे बताएंगे कि वाकया ही मिस्टर ए ने हमारे सामने मिस्टर बी को कत्ल किया है जीसी यूनिवर्सिटी में। तो अब अगर जो मिस्टर ए है जिसके खिलाफ इल्जाम है कत्ल का मिस्टर बी को 12 बजे दिन 3 अगस्त 2020 जीसी यूनिवर्सिटी में, तो वो अगर चाहता है कि मैं अपने विटनेस ले आऊं जो ये आके बताएं कि 12 बजे दिन 3 अगस्त 2020 को मैं जीसी यूनिवर्सिटी में नहीं था बल्कि मैं तो उस वक्त लाहौर के अंदर ना यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास ले रहा था
या मैं फलां केस की हेयरिंग में था, या कोई भी, या किसी शादी में शादी अटेंड कर रहा था, जो भी उसका स्टांस हो, तो वो अपने गवाहान कोर्ट के अंदर लेके आएगा कि मैं एट द टाइम ऑफ अक्रंस, यानी हुए के टाइम जो इन्होंने बताया, मैं तो लाहौर में था, मैं तो जीसी यूनिवर्सिटी में नहीं था, तो ये मेरे गवाह हैं जिनकी मौजूदगी में हमने खाना इकट्ठे खाया, या हमने शादी अटेंड की, या मैं कोई क्लास पढ़ रहा था, कुछ भी। तो अगर वो गवाहान जो है वो पेश करना चाहता है, वो कोर्ट में ना आना चाहे, तो उनको जो है स्टेट जबरदस्ती लेके आएगी, तो जो आके वहां पे उसके हक में अगर बयान देना चाहते हैं तो वो बयान दे सकते हैं। एंड टू हैव द असिस्टेंस ऑफ काउंसल फॉर हिज डिफेंस। ड्यूरिंग ट्रायल अक्यूज्ड पर्सन जो है उसको ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपनी मर्जी का वकील हायर कर सके, एडवोकेट, अटार्नी, लॉयर। यूएसए के अंदर अटार्नी कहते हैं एडवोकेट। तो वो अपनी मर्जी का डिफेंस काउंसल यानी डिफेंस अटार्नी हायर कर सके, ये भी उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। अगर वो अटार्नी जो है डिफेंस काउंसल वो उसको अफोर्ड नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के अंदर ये डिक्लेयर किया है, हेल्ड किया है, स्टेट उसको डिफेंस काउंसिल प्रोवाइड करेगी। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि अगर गरीब बंदे का जो है उसके खिलाफ तैयार है, तो ड्यूरिंग ट्रायल अगर वो अपना वकील हायर नहीं कर सकता, तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो उसको स्टेट काउंसिल जो है वो हायर करके देता है। उसको जो पेमेंट है वकील की फीस जो है वो सरकारी खजाने से अदा की जाती है, और उसको स्टेट काउंसिल कहते हैं, ताकि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो बाद में ये ना कह सके कि मुझे डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या ना दी गई। The same amendment provides an accused for any criminal offence a right that the opposite witnesses should give their evidence in the presence of the accused, and witnesses in his favor should be compelled to be present in the court, that he should also be given facility to seek legal assistance by lawyers to defend himself। यानी उसको उसके खिलाफ जो गवाहान पेश होंगे वो उसकी प्रेजेंस में पेश होंगे, और वो उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करेगा या उसका वकील क्रॉस एग्जामिन करेगा, और उसके बाद जो उसकी फेवर में गवाहान पेश होना चाहते हैं उनको कंपेल किया जाएगा कि आप आगे गवाही दें, आप ये इसमें से बातें नहीं। और उसके बाद उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए लीगल काउंसिल जो है वो हायर करने की भी अपॉर्चुनिटी या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये जो इंग्रेडिएंट्स जब पूरे होंगे तो आप कह सकते हैं कि अक्यूज्ड को फेयर ट्रायल का राइट दिया गया। उन ये इंग्रेडिएंट्स जो है मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला है कि the right must be the trial must be speedy and the trial must be public। और उसके बाद जो है the trial must be conducted in the same state where the crime has been committed। ये हो गया थर्ड। फोर्थ आ गया the
charges must be informed to the accused, यानी आपको इन चार्जेस के अंदर आपका ट्रायल होगा। और उसके बाद he must have an opportunity to confront the witnesses produced against him, यानी जो उसके खिलाफ गवाहान पेश किए गए हैं उनके ऊपर वो जिरा कर सके अपनी मौजूदगी में। ये भी एक इंग्रेडिएंट है फेयर ट्रायल का। और टू हैव कंपल्सरी प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग विटनेसेस इन हिज फेवर, और जो उसकी फेवर के अंदर जो विटनेसेस हैं उनकी जो कंपल्सरी जो प्रेजेंस है इन कोर्ट, तो उसको भी मेक श्योर किया जाएगा। और उसके बाद ही मस्ट हैव opportunity to seek legal assistance to defend the allegations made against him. ये थी 6th अमेंडमेंट। इसके अंदर जो है राइट्स रिलेटिंग टू जुडिशियल प्रोसेस बताए गए। उसके बाद है 5th अमेंडमेंट। The 5th Amendment provides that no accused should be compelled to give witness against himself. It has been provided because the police generally use third-degree methods to obtain confession. यानी किसी भी जो accused person है उसको इस चीज पे मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ कोर्ट के अंदर गवाही दे। ये इसलिए किया गया है कि पुलिस थर्ड डिग्री जो है वो वायलेंस या तशद्दुद का यूज करती है अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन टू ऑब्टेन देयर कन्फेशन इन कोर्ट। अगर आपके पास बुक है या नोट्स है तो उसमें अमेंडमेंट नंबर 5 जो है वो आप लिखें। नो पर्सन shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces or in the militia when in actual service in time of war or public danger. Nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy for life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall private property be taken for public use without just compensation. A capital crime is one punishable by death. An infamous crime is one punishable by death or imprisonment. This amendment guarantees that no one has to stand trial for such a federal crime unless a grand jury had indicted him. A grand jury is a special group of people selected to decide whether there is enough evidence against a person to hold a trial. A person cannot be put in double jeopardy, tried twice for the same offense by the same government, but he may be tried a second time
if a jury cannot agree on a verdict, if a mistrial is declared for some other reason, or if he requests a new trial. The amendment also guarantees that a person cannot be forced to testify against himself. किसी जो सिटीजन है, अगर उसके खिलाफ कोई एक्विजिशन है किसी भी क्राइम की, तो उसको इस चीज पे फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो अपने खिलाफ कोर्ट के अंदर गवाही दे। ये भी एक राइट है रिगार्डिंग जुडिशियल प्रोसेस। और उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 5 में ये बयान किया गया है कि किसी एक अक्यूज पर्सन को एक ही क्राइम कमिट करने की वजह से 2 दफा सजा नहीं दी जा सकती, यानी 2 दफा उसका ट्रायल नहीं होगा। बस उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर जो ज्यूरी जो है वो एक वर्डिक्ट के ऊपर एग्री ना हो सके तो उसका फिर रीट्रायल होगा, या या ये हो कि जो ट्रायल है उसको मिस ट्रायल डिक्लेयर कर दिया जाए फॉर अदर सम रीजन। और तीसरी जो इसमें है कि अगर जो अक्यूज पर्सन है वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरा न्यू ट्रायल जो है रीट्रायल किया जाए, तो इट मीन्स के एक बंदे को एक ही क्राइम कमिट करने के खिलाफ 2 दफा ट्रायल नहीं होगा और उसको 2 दफा सजा नहीं दी जा सकती। इसको कहते हैं डबल जेपर्डी। ये भी एक राइट है सिटीजन। उसके बाद इसी के अंदर एक स्टेटमेंट जो है, द स्टेटमेंट दैट नो पर्सन shall be deprived of life, liberty and property without due process of law expresses one of the most important rules of the Constitution. The same words are in the 14th Amendment as restriction on the power of the state. The phrase expresses the idea that a person's life, liberty, and property are not subject to the uncontrolled power of the government. This idea can be traced to the Magna Carta, which provided that the king could not imprison or harm a person except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land. Due process is a vague rule, and the Supreme Court has widely applied it to different cases. Until the mid 1900s, the court used the due process rule to strike down laws that prevented people from using their property as they wished. For example, the court overturned the Missouri Compromises, which prohibited slavery in the U.S. territories. The court said the compromise unjustly prevented slave owners from taking slaves, their property into the territories. Today, the courts use the due process rule to strike down laws that interfere with personal liberty. The amendment also forbids the government to take a person's property for public use without fair payment. The government's right to take property for public use is called eminent domain. Government use it to acquire land for highways, schools, and other public facilities. तो किसी भी जो सिटीजन है उसकी जो लाइफ, उसकी जिंदगी जान नहीं दी जा सकती, उसकी आज़ादी जो छीनी नहीं जा सकती, या उसकी प्रॉपर्टी जो है
वो एक्वायर नहीं की जा सकती है, वापस नहीं ली जा सकती या विदाउट ड्यू प्रोसेस होता। यानी आपने जो लॉ के अंदर प्रोसेस दिया गया है, गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट करना है। अगर किसी की जान लेनी है, जान लेनी मीन्स कि अगर किसी के खिलाफ भी चार्ज है, मर्डर किया है, तो उसको ट्रायल के बगैर उसको तो डेथ जो है उसकी तो नहीं, उसको मारा नहीं जा सकता, उसका ट्रायल होगा जो लॉ में प्रोसीजर दिया गया है। इसी तरह जो लिबर्टी है, आज़ादी है किसी बंदे की, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। और फिर इसी तरह प्रॉपर्टी जो है उसको भी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गवर्नमेंट नहीं ले सकती। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है ये तीनों, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी तरह के जो वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए 14th अमेंडमेंट में। तो ये जो पैराग्राफ है, ये एक जो आइडिया देता है कि that person's life, liberty and property are not subject to the uncontrolled power of government। यानी गवर्नमेंट जो है उसकी पावर जो है वो अनकंट्रोल्ड नहीं है कि वो किसी भी सिटीजन की जान ले ले या किसी भी सिटीजन की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर ले या उसकी आज़ादी जो है उसको छीन ले। तो ये जो अमेंडमेंट है जो है, इसका आइडिया जो है वो आप ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम मैग्ना कार्टा, जो एग्रीमेंट था बिटवीन किंग एंड पीपल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा के अंदर ये चीज प्रोवाइड की गई थी कि किंग वुड नॉट इम्प्रिजन or harm a person except by the lawful judgment of his peers or by the law of the land। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट है ये इसके अंदर फिर ये भी प्रोवाइड किया गया कि अगर पब्लिक यूज के लिए प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है, पब्लिक यूज में क्या चीज़ें आती हैं, हाईवेज के लिए, कुछ स्कूल बनाने के लिए या कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, किसी भी किस्म की पब्लिक फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करने के लिए अगर किसी सिटीजन की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकती अनलेस गवर्नमेंट उसको मार्केट रेट के मुताबिक फेयर प्राइस जो है उसको पे करें। वो पे करेंगे फिर ही वो उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज एक्वायर करती है गवर्नमेंट, इसको कहते हैं एमिनेंट डोमेन। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर जौन से ये हमारे फाइनल एग्जाम्स होंगे उसके अंदर जितना आप सिलेबस कवर करेंगे वही होगा सब, जहाँ से हमने मिड के बाद स्टार्ट किए? जी जी। और सर पेपर जो सा होगा वो थ्योरी वगैरह भी होगी या सिर्फ एमसीक्यूज होंगे? अभी तो आपका यार पेपर जो है 15 सितंबर के बाद होने हैं। जी सर। सर उसकी तैयारी भी स्टार्ट करते हैं ना फिर? हाँ जी कर लें, वो तो फिर यूनिवर्सिटी बताएगी कि एमसीक्यू होंगे कि वैसे थ्योरी बेस हो। जी सर। आज के लेक्चर की समझ आई है आपको? जी सर। तो क्या है फेयर ट्रायल? सर फेयर ट्रायल्स के अंदर उसको जो से राइट दिए गए हैं, राइट प्रोवाइड किए गए हैं, वो आपने बताएं कि कौन कौन से राइट हैं। उसके बाद सर फिर आपने अमेंडमेंट जो सी थी उसके अंदर वो डिस्कस किए हैं। और ट्रायल के अंदर, फेयर ट्रायल के अंदर राइट्स दिए हैं कि जैसे कि उसका जो सा ट्रायल होगा तो वो उसका जिस सिटी के अंदर क्राइम वगैरह किया होगा उसी के अंदर उसका ट्रायल लिया जाएगा। और उसके बाद जो सा होता है सर उसके जो से गवाह होंगे, मतलब कि जो पेश होंगे, तो वो उसके मतलब कि सुनने का हक रखता है, उसको मतलब कि उनको पेश करने का भी वो राइट है। और जो से उसके मुखालिफ होंगे तो वो उस पर जुर्म करने का भी मतलब कि उसका हक वगैरह है। और सर जो से कहते हैं
फ्री ट्रायल होगा, फ्री ट्रायल होना चाहिए उसका, ये सब मतलब कि आपने काफी ज्यादा डिस्कस किया। समझ आ गई? जी सर समझ आ गई। आपको आई है, बाकी सबको भी आई? बाकी सबका सर पता नहीं। चले चले। तो इसमें से कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिख लेंगे। इंशाल्लाह सर जरूर। अरे ठीक है, फिर अब जुमेरात को होगी। जी सर। आप थर्सडे को होगी क्लास नेक्स्ट। जी सर ठीक हो गया सर। अल्लाह।